हमारे देश में सरनेम के साथ जाति, धर्म, वंश सब चिपक जाता है। मेधा पाटकर took a stand, no dam. Up till then, no dam stand was not taken by any left or communist or socialist. They used to fight for compensation, for rehabilitation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, नर्मदा की घाटी हो, गंगा की वैली हो, साउथ नॉर्थ ईस्ट की नदियाँ और जंगल हो या दक्षिण के जंगल हो, सभी जगह पर किनारपट्टी हो, ये ओशन हो, समुद्र तट हो या नदियाँ है, सभी जगह पर विकास के नाम पर विनाश थोपा जा रहा है। इससे किसान, आदिवासी, मजदूर सब लोग डिस्प्लेस हो रहे। लोग सोचते हैं कि जो पावर में बैठे हैं, सो कॉल्ड कोट अनकोट, और जो पॉलिसी बनाते हैं वही असली खिलाड़ी है और बाकी सब काम के नहीं है। वो 12th मैन है, खाली पानी ले देने के लिए ग्राउंड पे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग पीपल्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो पावर में बैठे हैं, उनको सवाल पूछ रहे हैं। इमोशनल आउटक्राई नहीं कर रहे, हम आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, भूमिका के साथ और पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो तथ्य है उसके आधार पर हम चैलेंज करते हैं। वो हम एक बटन दबा के हमारा नेट नीचे जाएगा और 1 घंटे के अंदर आप जितना दिन भर में लाते हो मछली, हम 1 घंटे के अंदर मछली ला सकते हैं। लोग तालियां बजाते हैं, व्हाट ए डेवलपमेंट, व्हाट ए प्रोग्रेस, व्हाट ए स्पीड। हम लोगों को स्पीड का बहुत आकर्षण है। ये दरिया में जाते हैं, मछुआरा करके आते हैं, ये उनका लाइफस्टाइल है, उनमें वो एक्सपर्ट है। उनको वहां से आप निकालोगे तो वो क्या जाके दूसरा काम करेंगे। पॉलिटिक्स में तो कुछ लोग ही रहेंगे, सब लोग तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इतने बड़े चुनाव क्षेत्र में एक विधायक बनेगा, एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, लेकिन उसको जो समझदारी है वो सिविल सोसाइटी और पीपल्स मूवमेंट ही देते हैं और वो पार्टिसिपेशन हमारा पॉलिटिक्स में है। We do not have interests other than the benefit of community and nature. We don't have any interest, so we can fight up to the very vigilant and very vibrant fights we can do, even non-violent. নমস্কাৰ, আজি কথনৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ অতিথি সঞ্জয় MJ আৰু তেখেত নেশ্যনেল এলায়েন্স ফৰ পিপলছ মুভমেণ্টৰ তেওঁ আজি 30 বছৰ ধৰি, আপোনালোকে জানে মেধা পাটিকাৰৰ আন্দোলন আৰু তাৰ লগত তেওঁ এজন আহ্বায়ক তাৰ। গতিকে তেওঁ আজি আমাৰ মাজত পাইছোঁ। তেওঁ এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে। চ' আমি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে, সকলোৰে কাৰণে এটি সৌভাগ্যৰ কথা যে সঞ্জয়জী আমাৰ লগত আছে। I welcome you to this program, special program. Thank you very much. Thank you as well. And first, I would like to know a little bit about yourself. So, just tell me, how did you actually begin your career, or what did you do for a living? My name is Sanjay Mangala Gopal. So I have removed surname from my name and I put my mother's name and father's name. ये इसलिए किया कि हमारे देश में सरनेम के साथ जाति, धर्म, वंश सब चिपक जाता है और मैं समता मानने वाले राष्ट्र सेवा दल संगठन से जुड़ा था, जिसमें कई सारे फ्रीडम फाइटर्स, सोशलिस्ट विचारधारा के, जिन्होंने ये संगठन की स्थापना की थी और उनसे प्रेरणा लेकर मैंने ये संजय मंगला गोपाल और संजय MG इस तरह का नाम लगाना शुरू किया। कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग का एजुकेशन पूरा किया, BE मैकेनिकल, ME ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और फिर इंडस्ट्री में 2 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि टीचिंग लाइन में रहेंगे तो सदा यूथ के साथ रह पाऊँगा, और अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो यूथ अपने साथ चाहिए। यूथ इज़ द रियल कैरियर फॉर द चेंज, एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट टू द टीचिंग, एंड देन फॉर लास्ट 35 years till I got taught in it? Yeah, I was in the engineering college, VZTI,
one of the leading institute in India next to IIT, NIT. There I retired as a dean, associate dean, and I was head of the department mechanical engineering. I did my PhD in energy and environmental policy from USA, University of Delaware. So it's and during the same time when I was student in engineering college, when I was teaching in engineering college, I was associated with Medha Patkar, I was associated with Rashtra Seva Dal, I was associated with Samta Andolan. So my academic and my activist both were hand in hand together. Okay, great. When so, but then when did you get very closely involved with this people's movement? This one. Yeah, I got involved with the people's movement when Narmada Andolan was at it just begun in 1985. Medha Patkar took a stand, no dam. Up till then, no dam stand was not taken by any left or communist or socialist. They used to fight for compensation, for rehabilitation. Medha said this dam is, and Medha and her team said this dam is disaster, it has no benefit and its cost is huge, it should not be built. We were apprehensive whether to support this stand or not, क्योंकि सब जगह पर नया था ये स्टैंड. फिर हमने तय किया वहाँ जाएंगे और मैं वहाँ गया देखने के लिए. और 8 दिन वहाँ रहने के बाद जब वापस मैं आया, मैंने मेरे संगठन को कहा आपको जो निर्णय लेना ले लो, मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन का कार्यकर्ता बन गया हूँ. फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिबेट हुआ, कई ऑर्गेनाइजेशंस में डिबेट हुए ये, एंड फाइनली वी गॉट सपोर्टर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक्टिव सपोर्टर. उसके बाद नर्मदा आंदोलन जब पीक पे था तो 92s में एक बाजू में नरसिंह राव सरकार ने ये ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई, सब इकोनॉमी ओपन कर दी ग्लोबल फोर्सेस को, और दूसरे बाजू में 1992 को कम्युनल फोर्सेस ने एक घटिया काम किया देश में, बाबरी मॉस्क को डिमोलिश कर दिया. ये दोनों हादसों से देश भर के कई आंदोलनकारी चिंतित हो गए कि हम तो डैम के ऊपर, ट्राइबल के ऊपर और किसी महंगाई खेती के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑनस्लॉट हो रहा है भारतीय राजनीति पर, उसका क्या करेंगे. और इसलिए फिर जितने भी जन आंदोलनकारी समूह थे देश भर के, उन्होंने इकट्ठा आकर नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट NAPM, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, ये बनाने का तय किया. और उस प्रक्रिया में 1992 से 1996 हम देश भर घूमे, मीटिंग्स की और लोगों को समझाया, और इन्होंने इकट्ठा कर 96 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हमने गांधी जी, महात्मा गांधी के वर्धा में गांधी आश्रम में किया, और वहाँ NAPM का लॉन्च हुआ 1996. एंड आई वॉज इन द नेशनल कन्वीनर टीम फ्रॉम 1996 till 2008. When I went to US for 3 years, I could not be office bearer. After coming back, completing my PhD, again I continued my association with NAPM. Till today, I am with NAPM. And NAPM की खासियत ये है कि देश भर के जो जन आंदोलनकारी इकट्ठे आए हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स है, फिशर पीपल है, फार्मर्स है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, युवा है, दलित है, महिलाओं के संगठन है, ट्रांसजेंडर के संगठन है, इन सब लोगों की भूमिका ये है कि हम कम्युनलिज्म का विरोध करते हैं, हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं, और हम अहिंसा का विरोध करते हैं. हमारे सभी हिंसा का विरोध करते हैं. हमारे सभी आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन होंगे. ये एक हमारी वैचारिक भूमिका है. और दूसरी भूमिका ये है NAPM की कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं. विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, नर्मदा की घाटी हो, गंगा की वैली हो, साउथ ये नॉर्थ ईस्ट की नदियाँ और जंगल हो, या दक्षिण के जंगल हो, सभी जगह पर किनारपट्टी हो, ये ओशन हो, समुद्र तट हो या नदियाँ है, सभी जगह पर विकास के नाम पर विनाश थोपा जा रहा है. इससे किसान, आदिवासी, मजदूर सब लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं. इस विषय पर NAPM काम कर रहा है. उस काम से मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ. এতিয়া মই যদি এইটো কথা অসমীয়াত কওঁ যে তিনিটা কথা, এটা হৈছে যে বিকাশৰ নামত যিটো ধ্বংস হৈছে, পৰিৱেশৰ যিটো ধ্বংস হৈছে, তাৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে, আৰু লগতে এই যিটো গ্লোবেলাইজেশ্যন, বিশ্বায়ন, গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ নামত যিবোৰ
মানুহক কেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক মাৰ্জিনেলাইজ কৰি পেলোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ইকনমিক যিটো পেৰিটি ইকুৱেলিটি সেইটো নোহোৱা হৈছে, সেইটোৰ বিৰুদ্ধে এই যিমানবোৰ সংগঠন আছে সেই সকলোকে লগ লগাই আপোনালোকে কাম কৰি আছে। আৰু তাত আপোনালোকৰ যিটো মূল কথা সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে এই যে আন্দোলন কৰিছে সেইটো অহিংস আন্দোলন। ইউ ডোণ্ট বিলিভ ইন ভায়োলেন্স, ইউ বিলিভ ইন অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, যে ডেমক্ৰেটিক এণ্ড নন ভায়োলেন্ট ৱেজত আপোনালোকে with equality and sustainable development, with equality, economic equality, parity and sustainable development. Sustainable development, বহনক্ষম বিকাশ, আমাৰ পুৰুষতে যাতে সকলো শেষ হৈ নাযায়, আমাৰ পুৰুষৰ পিছতো যাতে থাকে, এইটোলৈ আপোনালোকে কাম কৰিব। তো my question is, you are doing a movement, but you are not in power. You are not in power politics. You don't contest elections. So, but the people who are in power, who contest elections, who get elected to assemblies and parliament, they make policies. And those policies actually impact the life of common people. So then, what your National Alliance of People's Movement is going to do? आपने ये कहा कि आपके पास पावर नहीं है, आप पॉलिटिक्स नहीं करते हैं और पॉलिसी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, मैंने ये कहा। ये आपने कहा। ये लोग सोचते हैं कि जो पावर में बैठे हैं सो कॉल्ड कोट अनकोट और जो पॉलिसी बनाते हैं वही असली खिलाड़ी है और बाकी सब काम के नहीं है, वो 12th मैन है, खाली पानी ले देने के लिए ग्राउंड पे जाते। ऐसी बात नहीं है। हम लोग पीपल्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो पावर में बैठे हैं उनको सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल केवल भावनिक नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है, इमोशनल नहीं है। हम इमोशनल आउटक्राई नहीं कर रहे, हम आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, भूमिका के साथ और पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो तथ्य है उसके आधार पर हम चैलेंज करते हैं कि ये जो प्रकल्प आप ला रहे हो, ये जो परियोजना आप बनाना चाहते हो, बताइए इससे फ़ायदा किसको होने वाला है। और हम जो सवाल खड़े करने में एक उदाहरण लोगों के लिए देता हूँ। भारत की जो तटीय क्षेत्र है, बंबई से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से कलकत्ता तक, इतना बड़ा तटीय यानी सागर जो समुद्री बंबई से समुद्र शुरू होता है कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से वापस ऊपर आता है बंगाल तक। समुद्रिक अंचल। ये पूरा जो इलाका है 7000 किलोमीटर का, उसमें सब मछुआरे रहते हैं। उनका सदियों से मछमोड़ियों का काम है, नदी सागर में जाओ, छोटा बोट लेके मच्छी पकड़ के लाओ, उसका पूरा फैमिली है, उस मछली पे काम करेगा, बेचेगा और वहीं पे उनका लाइवलीहुड है। ये लोग अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद बड़े बड़े ट्रॉलर्स, बिग कॉरपोरेशंस हैव एंटर्ड इनटू मछुआड़ी और वो कह रहे हैं कि हम बड़े ट्रॉलर समुद्र में खड़े करेंगे। आप 100 बोट छोटे लेकर उस पर 4-4, 5-5 मछुआरे जाके लेके आते हो समुद्र से, वो हम एक बटन दबा के हमारा नेट नीचे जाएगा और 1 घंटे के अंदर आप जितना दिन भर में लाते हो मछली, हम 1 घंटे के अंदर मछली ला सकते हैं। लोग तालियां बजाते हैं, व्हाट ए डेवलपमेंट, व्हाट ए प्रोग्रेस, व्हाट ए स्पीड। हम लोगों को स्पीड का बहुत आकर्षण है, वो इस पर मैं बाद में बात करूंगा। मछुआरों की बात है कि इससे क्या हो रहा है, इससे जो मछुआरा अपने बोट पर बैठकर मालिक था समुंदर का, वो अभी उस ट्रॉलर के ऊपर एक मजदूर बन गया कंपनी का और उसको जो तनख्वाह मिलेगी उस पर रहेगा। और जो 500-600 मछुआरे मछुआरी करते थे, अभी 6 या 10 मजदूर बटन दबा के नीचे ऊपर दिन भर करते रहेंगे और मछुआरी नीचे लेंगे। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मच्छीमार। एंड व्हाट विल दे डू?
They have been traditionally knowing, expert in मछुआड़ी. आप बोट में बैठिए और बोट ऐसा ऐसा हो गया, हवाई जहाज थोड़ा इधर उधर हो गया तो हमारे पेट में पानी आ जाता है. ये दरिया में जाते हैं, मछुआड़ा करके आते हैं, ये उनका लाइफस्टाइल है, उनमें वो एक्सपर्ट है. उनको वहाँ से आप निकालोगे तो वो क्या जाके दूसरा काम करेंगे, फिर वो मजदूर बनेंगे बम्बई में, बंगाल में, इधर उधर. ये एक दिक्कत. और दूसरी दिक्कत क्या है, इस स्पीड से आप अगर मछली निकालेंगे तो पूरा जो समुंदर है यू आर ड्रेनिंग एम्प्टी. और दुनिया के, यूरोप अमेरिका के कई तट ड्रेन हो चुके हैं बिकॉज दे हैव ऑल. तो नाउ दे आर एनक्रोचिंग ऑन आवर तट एंड दे आर डूइंग दिस. अब मछुआरे समाज के लोग, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, वर्ल्ड फिशर पीपल फोरम, विल दे बी साइलेंट? Will they say, oh God? They will fight. They are fighting for their survival, their existence. And they are part of National Alliance of People's Movement. I have told you the very, very disheartening story of fisher people. Same is with the tribals. जंगल के साथ ट्राइबल जीते हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते. उनको मालूम है सदियों से इस जंगल पे हमारा जीवन है, वो एक्सप्लॉइट नहीं करते. जो कॉर्पोरेट कल्चर है, दे आर फॉर एक्सप्लॉयटेशन. एंड जो सदियों से काम चल रहा है वो को एग्जिस्टेंस विद द नेचर. दिस इज द फाइट बिटवीन को एग्जिस्टेंस विद नेचर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर. एंड जो कॉर्पोरेट है उनको 5 साल में मुनाफा हो गया, वो वहाँ से ट्रॉलर उठाएंगे, जब ड्रेन हो गया दूसरा समुंदर पकड़ लेंगे. वहाँ की जो मछुआरे उनका क्या होगा? ये मछुआरों के साथ, ट्राइबल के साथ, किसानों के साथ, अभी जो किसान आंदोलन चल, ये सभी जगह यही हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट. और ये लोग जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे? और इसलिए हम इस विस्थापन के विरोध में नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट डट के खड़े हैं. जमीन अगर आपको चाहिए तो फिर आदिवासी क्षेत्र की ज़मीन के लिए हमने कानून के लिए दबाव डाला. तो हम लोग ये जो स्ट्रगल करते हैं, वी रेज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द पावरफुल पीपल, व्हाट यू आर कॉलिंग taking policy decision, and because of our pressure policies are changed at the center. Politicians don't fight for policies. Politicians go for policies which are suitable for corporates because they get funds from them, whether party A or party B. Largely it is the people's movement who are there with nature, who are there with the communities. They know what is long lasting solution, they know what is sustainable development, they fight for the real solution. And because of our pressure, policies have got changed. Land Acquisition Act got changed because of people's movement. Right to Information Act because of people's movement. Forest Conservation Act because of the people's movement. You may be remembering that when UPA 1 and UPA 2 government was there was a National Advisory Council headed by Mrs. Sonia Gandhi. And in that there were people from the people's movement and civil society. And there used to be interaction. There used to be a dialogue. That dialogue between so-called power people, political people, and so-called non-political people, this dialogue is very essential. कम्युनिटी में, पॉलिटिक्स में तो कुछ लोग ही रहेंगे, सब लोग तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते. इतने बड़े चुनाव क्षेत्र में एक विधायक बनेगा, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, लेकिन उसको जो समझदारी है वो सिविल सोसाइटी और पीपल्स मूवमेंट ही देते हैं, और वो पार्टिसिपेशन हमारा पॉलिटिक्स में है. सो वी आर डूइंग पीपल्स पॉलिटिक्स, वी आर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड वी आर स्ट्रगलिंग. हमारा संवाद और संघर्ष दोनों चलता है. राजनीति के लोग जब तक सूचना चाहते हैं हम संवाद करेंगे, अगर वो संवाद का दरवाज़ा बंद करेंगे और हमारे ऊपर लादेंगे तो हम संघर्ष के लिए खड़े हैं. फिर तमिलनाडु हो, आसाम हो, या ओडिशा हो, या नर्मदा की घाटी हो, आप जानते हैं कई जगह पर स्ट्रगल चल रहे हैं, और यहाँ सभी लोग जो लड़ रहे हैं वो रियल पीपल्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है. Great. So you said that, okay, you may not be in the parliament, you may not be in the assembly, but you are impacting the policies made by these people sitting in the Vidhan Sabhas, assemblies and parliament. And that is the importance, that is the significance of people's movement. Now, just one point, we do not have interests other than the benefit of community and nature. We don't have any interest, so we can fight
up to the very vigilant and very vibrant fights we can do, even non-violent, अहिंसात्मक तरीके से। और वो जो है निर्णय लेने वाले, उनके कितने जगह पर हाथ अटके हुए हैं, किससे क्या लिया है, किससे क्या लिया है, तो उनके लिए भी उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि पीपल्स मूवमेंट स्ट्रगल करते हैं तो पॉलिसी बन पाती है अच्छी, नहीं तो वो अकेले पॉलिसी बना ही नहीं पाते। ग्रेट। सो दो यू आर नॉट इन पावर, अब पावर में है, फिर भी मतलब पीपल्स मूवमेंट का महत्वपूर्ण मतलब ये है, प्रासंगिकता है, इम्पोर्टेंस है, रिलेवेंट। नाउ इज बिकॉज आपने तो मतलब फॉर लास्ट 30 ईयर्स ना, हाँ, फॉर लास्ट 30 ईयर्स यू आर involved with this people's movement and people's alliance of this national alliance of people's movement. Now if I have to tell, if I have to ask you, in these 30 years, what are the major achievements of this national alliance of people's movement? One which everybody knows in India and all around the world, Medha Patkar and Narmada Bachao Andolan. It's not Medha Patkar alone. It's a huge movement built by tribals, fisher people, women, आदिवासी, सब किस्म के लोग नर्मदा की घाटी के। उनकी लड़ाई की वजह से हम नर्मदा पे बन रहा बांध तो रोक नहीं सके, क्योंकि गुजरात में उस समय जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और उनकी जो पार्टी थी, सब पार्टियों का दबाव था और उन्होंने वो डैम तो आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद देश में कोई भी बड़े बांध की परियोजना नहीं बन सकी। वी हैव इम्पैक्टेड ऑन द पॉलिसी फॉर परमानेंट दैट बिग डैम्स आर नॉट द सॉल्यूशन। तो ये एक काम हमने किया, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये हमने किया। दूसरी बात, डैम बना नर्मदा की घाटी में, लेकिन डैम के विरोध में जब हम लड़ रहे थे तो जिस तरह का कॉम्पेंसेशन, जिस तरह का रिहेबिलिटेशन पैकेज हम लोगों ने डिमांड किया नर्मदा की घाटी में, दैट इज़ फिनोमिनल। कई जगह पर जो प्रोजेक्ट होते हैं, मीगर अमाउंट उनके चेहरे पर फेंक दी जाती है, वो भी टाइम पे पैसा दिया नहीं जाता है, आधे को मिलता है, आधे को नहीं मिलता है। ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल आपको मिलेंगे जिनको जो कॉम्पेंसेशन दिया था, कबूल किया था कागज पे प्रोजेक्ट के टाइम, वो नहीं मिला है देश भर में। नर्मदा की घाटी में हम लोगों ने ज़मीन के लिए ज़मीन, अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन, मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन एंड लैंड टू लैंड कॉम्पेंसेशन, घर का ये हमने दिया। तो ये एक बड़ी जीत हमने हासिल की। तीसरी अचीवमेंट ये है कि देश भर के जो छोटे छोटे संगठन हैं, अपने अपने इलाके में काम करने वाले संगठन हैं, कई बार उनको ये लगता है कि हमारी इस लड़ाई में बाकी देश कहाँ है, वो आएगा या नहीं, उन तक जाता भी नहीं। आजकल का प्रेस, अभी आप जानते हैं, आप प्रेस में हैं, प्रेस रीजनल हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर न्यूज़ नहीं जाती है, वो तय होता है कौन सा न्यूज़ भेजना और कुछ नहीं। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट जैसे जो स्ट्रगल्स है, उनकी वजह से देश भर के आंदोलनकारियों को एक मंच मिल गया, एक दूसरे से हाथ मिलाकर हम सब साथ है, ये ताकत आंदोलनकारियों को मिली। अब लोग लड़ने के लिए और निर्भयता से और निर्धार से आगे आना शुरू हुआ। और किसी कोने में देश के अगर वेदांता की वजह से कहीं पर आक्रमण हो रहा है, कहीं पर पॉस्को की वजह से ओडिशा में कुछ हो रहा है, तो तुरंत देश भर में उसके विरोध में हम आंदोलन करते हैं। अलायंस, तो ये अलायंस बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में बहुत विविधता है और उस विविधता में एक ही एक संगठन इज नॉट अ सॉल्यूशन। पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक ही पार्टी, उसका पावर। यहाँ पर जो विविधता है उसको समेटने का और उसका एक अलायंस का कॉमन मिनिमम निकाल के उसको आगे ले जाने का, ये काम हमने अचीव किया और वो बहुत महत्वपूर्ण है लोगों को आगे ले जाने के लिए, ऐसा हम मानते हैं। पर्टिकुलरली इंडिया इज सच ए डाइवर्स कंट्री, इसका इतना भाषा, मतलब रिलीजियन, कितना कितना क्या क्या है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ we don't have much time, but then I still have two very important questions for you. Now, from National People's Alliance, from People's Alliance of National Movement to भारत जोड़ो अभियान, ये कैसे हुआ? ये ऐसा है कि हम जब नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट चला रहे हैं तो हमको सत्ता के साथ, राजनीति के साथ
जो पावर पॉलिटिक्स आप कह रहे थे, उनके साथ संवाद करना पड़ता है, और जब संवाद ठीक से नहीं होता है तो संघर्ष करना पड़ता है। तो सत्ता में कौन लोग बैठे हैं, वो संवाद करना चाहते हैं कि नहीं, वो किमान लोकतंत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं, संविधान ने लोकतंत्र में हमें जो अधिकार दिया है आम आदमी को, महिला को, वो अधिकार मानते हैं या नहीं, उस पर निर्भर होता है कि हमारे आंदोलन के मुद्दे ऊपर जाएंगे या नहीं। बीजेपी के कार्यकाल में पिछले 10 साल और उसके पहले भी जिस राज्य में बीजेपी का सत्ता रहा है वहाँ पर भी हमें ये अनुभव आता है कि जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है पंतप्रधान, कोई डायलॉग नहीं है जनता के साथ, आंदोलनकारियों के साथ भी उनके मंत्री, उनके अधिकारी डायलॉग ही नहीं करते हैं। पूरा किसान आंदोलन आपने देखा 1 साल से करना पड़ा। तो ये जो हालत बनी है देश की, लोकतंत्र खतरे में आया है। अगर हम आंदोलनकारी उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं तो शायद अगले चरण में हमको आंदोलन करने के लिए भी रास्ते पर जगह नहीं मिलेगी, हमको खदेड़ देंगे जेलों में, जो अभी हो रहा है, कई सारे लोग जेल में बंदिस्त है। तो इसलिए हमको लगा कि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान बचाना ये आज के सभी नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है, देश बचाना है तो। और इसलिए हमने तय किया, 2018 में ही हमने ये शुरू किया था कि 2019 के चुनाव के टाइम कुछ परिवर्तन हो। हमने संविधान सम्मान यात्रा पूरे देश भर में निकाली थी, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट ने। उसके आगे गया, राहुल गांधी का यात्रा निकला, NAPM और अन्य साथियों ने मिलकर संविधान नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा की। राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर गई, NAPM की यात्रा 275 डिस्ट्रिक्ट्स में, देश के 275 डिस्ट्रिक्ट्स में 75-75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की पदयात्राएं हुई। तो देश भर में माहौल पैदा करने का काम हमने किया, और हमको ऐसा लगा कि इस माहौल को अगर आगे ले जाना है, उसको 2024 के चुनाव तक और उसके बाद भी कामयाबी पे लेना है, तो हमको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा चाहिए जो पॉलिटिक्स में सीधा इंटरवेंशन करेगा, खुद चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन चुनाव के ऊपर, चुन के कौन आ रहा है इसके ऊपर प्रभाव डालेगा, काम करेगा। और इसके लिए जब भारत जोड़ो अभियान का प्रस्ताव आगे आया तो NAPM में उस पर चर्चा हुई, और हमने ये तय किया कि NAPM का अस्तित्व महत्वपूर्ण है, उसका आंदोलनकारी तेवर कोई भी सत्ता में आएगा तो ज़रूरी है। इसलिए NAPM का काम वैसे के वैसे रखकर NAPM के कुछ लोगों ने तय किया कि हम अभी भारत जोड़ो अभियान के लिए समय देंगे। तो इस हिसाब से हम अभी NAPM में भी काम हमारा चल रहा है आंदोलन का, और अभी ये देश बचाने का जो भारत जोड़ो अभियान ने शुरू किया है उसमें भी हम अपनी ताकत के साथ सहभागी हैं। And that is what actually brought you here to Guwahati, Assam? एग्जैक्टली राइट। ये वैसे NAPM के उस पिछले 2018 की यात्रा में हमारे कुछ साथी आसाम में आए थे, इस बार मैं आसाम में आया, और आसाम में मेरी टेक्नोलॉजिकल जो एकेडमिक्स है उसके वजह से आसाम गुवाहाटी IIT में मैं आया करता था। आज मैं यहाँ पहुँचा कल, वो भारत जोड़ो अभियान के आसाम के जो साथियों का जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का कैंप है, उस कैंप के लिए मैं आया, क्योंकि भारत जोड़ो अभियान के नेशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग की एक्टिविटी है जो महत्वपूर्ण है, राजनीति में अगर असर करना है तो लोगों को व्यवस्थित ट्रेन करना पड़ेगा, वॉलंटियर्स को। उस ट्रेनिंग टीम में मैं काम करता हूँ, उसका कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ। तो सब जगह पर ट्रेनिंग के लिए मैं जाता हूँ। तो इसी हैसियत से आज यहाँ गुवाहाटी में आने का मौका मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत जोड़ो अभियान की 60-70 युवा और अन्य साथियों की टीम गुवाहाटी में आज जमा होकर 2 दिन पूरे आसाम में चुनाव के दरमियान तक कैसे काम करना है उसका कुछ लेखा जोखा बना पाई, और आगे बढ़कर काम करने का निर्णय किया। बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन, your PhD thesis and your special area of study is energy and environment. अभी आप थोड़ा हम लोग को बताइए, how can we cannot live without energy, we cannot live without electricity, we cannot live without power. The modern everything will come to a standstill. স্থবির হয়ে যাব, জগৎ স্থবির হয়ে যাব যদিহে শক্তি নাথাকে। সো আকৌ একে সময়তে আপুনি এনভাইৰনমেণ্টৰ কথাও কয়। গতিকে এই এনভাইৰনমেণ্ট আৰু শক্তি, এই দুইটাৰ মাজৰ এই যিটো দ্বন্দ্ব, could you understand দ্বন্দ্ব? এই যিটো contradiction, द्वंद्व, हम हिंदी में उसको द्वंद्व कहते हैं, स्ट्रगल बिटवीन द टू, contradiction, contradiction। এইটো আপুনি এইটোৰ সমাধান কল্পে how would you actually address this issue?
वेरी सिंपल क्विक ब्रीफ, क्योंकि ये एक अलग विषय है चर्चा का, फिर कभी करेंगे उस पर चर्चा। लेकिन मुद्दा ये है कि हम इस यूनिवर्स में रहते हैं, हम इस नेचर में रहते हैं। बिना पानी से हम शाम का चावल नहीं बना सकते, बिना किसान उगाए हुए खेती से हम नहीं पेट भर सकते। हमारा जीवन ही निसर्ग के ऊपर। हम पैसा हमारे पास बहुत है तो डॉलर खा के या येन खा के या रुपीस खा के तो हम नहीं जी सकते। हमें पानी चाहिए, हवा चाहिए, अन्न चाहिए, और इसके लिए सब्जी चाहिए और इसके लिए निसर्ग चाहिए, नेचर चाहिए। नेचर चाहिए। अब नेचर को जब ये 19वीं सदी के शुरू में 1900, इट्स जस्ट हिस्ट्री ऑफ 120-25 ईयर्स। 1900 इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड। अराउंड सेम टाइम पेट्रोल डीजल, उसका आगे भी तो था। हाँ, उसके पहले था। उस समय ये नहीं था, उसका पहले भी तो ह्यूमन था और उसके पास घोड़े थे, बैल थे, ह्यूमन पावर थी, और उस समय पर्यावरण के सवाल थे, लेकिन वो सस्टेनेबली सॉल्ट होते थे। ह्यूमन इन्वेंशन के साथ टेक्नोलॉजी और साइंस का जो एडवांसमेंट हो रहा है पिछले 100-125 साल में, हमारा पूरा पेट्रोल और डीजल जो जमीन के अंदर है, हमने पूरा खत्म कर दिया। नाउ देयर इज अ क्राइसिस। लोग बचत करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने खत्म कर दिया। एक बाजू में वो हो गया, पूरा पृथ्वी का शोषण हो रहा है, और दूसरे बाजू में उसके माध्यम से जो प्रदूषण किया है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी कभी भी बारिश गिरता है, कभी भी हवामान में पसीना छूटने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसका वजह जो है वो ये अंधाधुंध युद्ध जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज का, उसका है। जब आप डेवलपमेंट का ट्रैक लगाते हो और पोल्यूशन का ट्रैक लगाते हो, इट गोज हैंड इन हैंड। जिस भी देश में प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है, बिकॉज दे यूज दिस रिसोर्सेस। तो ये जो मैरिज है बिटवीन डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन, उसको तोड़ना है, उसमें डाइवोर्स करना है उनके मैरिज बिटवीन डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये मैरिज तोड़ना है तो क्या करना है? हमको एनर्जी के ऐसे सोर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, ओशन एनर्जी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा होता है। तो अभी देश दुनिया में ये आग्रह चल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। भारत के लोग भी अभी इसके पीछे लगे। ये एक हम कर सकते हैं। और कोई भी विकास की परियोजना करना है तो निसर्ग के ऊपर, नेचर के ऊपर कितनी हानि होगी, उसका क्या कॉम्पेंसेशन होगा, और नेचर इंटैक्ट कैसे रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है जो नेचर आज मेरे पास दिया है मेरे पुरखों ने, वो नेचर वैसे के वैसे मैं मेरे अगली पीढ़ी के ताबे में दूं। तो इसको बचाना पड़ेगा नेचर को। वो बचाने का काम हम जब करेंगे, एनर्जी के इस्तेमाल के साथ पर्यावरण संभालेंगे, तो देश बचेगा, दुनिया बचेगी। मैं आपको केनेके धन्यवाद दिम नाजानो, but then you have spoken with so much clarity and briefly, so I am really grateful to you for our audience, and I hope our audience will immensely benefit. আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটো চাই মই ভাবোঁ যে আপোনালোক উপকৃত হ'ব। তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ, ইমান প্ৰাঞ্জল ভাষাত কথাবোৰ আমাৰ কাৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে। বহুত বহুত शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।